हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप वीडियो गुरु के सब्सक्राइबर हैं तो एक बात ध्यान रखें, जो भी चीजें यहां पढ़ाई जाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अगर आज आपके सामने एक लेक्चर है, आप उसको देखते हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत अहम टॉपिक जिसको हम लेकर चल रहे हैं अभी इस दौरान। आपने देखा होगा इसके पहले हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिक्स की बात करें वो आप कर चुके हैं। और दूसरा सर्कल जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें सेंटर फेसिंग केंद्र की तरफ देखने वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई सारे टुकड़ों में आपको मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, तो धीरे धीरे करके सीखेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल हम लोगों ने किया और सर्कल में हमने पहले सेंटर किया। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आउटर फेसिंग। आउटर फेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सबको पहले ही बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आउटर फेसिंग कोई व्यक्ति जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। अब इसके राइट की अगर हम लोग बात करें तो राइट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। मतलब अगर आउटर फेसिंग के बारे में बात करें तो राइट जो है वो किस तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एकदम उल्टा सेंटर फेसिंग का। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप क्या बनाओगे, राइट बनाओगे, और वहीं पर लेफ्ट जो है वो किधर बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेफ्ट क्या बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं अगर आप बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, आपका लेफ्ट किस तरफ जाएगा, इस तरफ, और राइट किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो लेफ्ट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट जाएगा किस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात क्लियर है। दो कॉन्सेप्ट और हमने आपको बताए हैं, हु और हुम का, एंड और बट का, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो, जब बात आती है आउटर सर्कल के क्वेश्चन की, तो एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि आउटर अगर कंप्लीट आउटर है, मतलब एक सर्कल में 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 सभी के सभी आउटर फेसिंग में हैं, तो मैं एक दो पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे तो इजीली बनेगा। आउटर सेंटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है कि जब सेंटर की बात आती है, तो जो राइट और लेफ्ट होता है वो आपके हैंड अकॉर्डिंग होता है और आपका दिमाग भी उसी तरीके से चलता है। लेकिन यहीं पे अगर आउटर हो जाता है तो आपका राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन होने लगता है और इस स्थिति में आपका समय ज्यादा लगता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे इसको दूसरे अप्रोच से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को पहले, और फिर उसको दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इजी कौन सा पड़ेगा वो आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो यहां पे देख सकते हैं, P, Q, R, S, T and U are seated in a circle facing opposite direction of center। ठीक, केंद्र के बाहर की तरफ देख रहे हैं। फिर कह रहे P is second to the right of S, who is third to the left of U, R is third to the right of T and is not immediate neighbor of U। देखने में लग रहा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रॉब्लम करने लगेगा। चलिए जरा देखते हैं। अगर इसके आउटर को हम लोग ड्रॉ करें, मतलब आउटर सर्कल मान के इसको हम लोग ड्रॉ करें, तो सबसे पहले तो हम लोग वन बाय वन पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्या लिखा हो, P is second to the right of S, who is third to the left of U। अब S क्या लिखा हो, पहला से P is second to the right of S, P S के दाएं दूसरा है, तो S हमने बना लिया। और इसका राइट देखो, राइट किधर जाएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि आउटर फेसिंग है। तो इसके राइट में सेकंड प्लेस पर कौन है, P आ गया, तो एक के गैप के बाद यहां पे हमने रख दिया P को। फिर कहता है हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, मतलब S के बारे में बात कर रहे हैं। S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ हुम, U। अब S जो है वो U के लेफ्ट में थर्ड, देखो यहां पे लिखा हुआ है S who is third to the left of U। तो U और S के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, थर्ड लेफ्ट का, मतलब 2 का गैप। अब देखो 2 का गैप यहां पे आ जाएगा। आपको एक बात यहीं पे हमने और बताई थी कि अगर 6 लोग हैं और उसके हाफ की बात कर रहे हैं, मतलब 6 लोग थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट की बात कर रहे हैं, मींस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए होंगे, करेक्ट है। तो U यहां पे आएगा। अब यहां से देखें, U के लेफ्ट में S who is third to the left of U, U के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 and 3, ये कौन सा हुआ, S हो गया, U के लेफ्ट में थर्ड। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, R is third to the right of T, R is third to the right of T। कितने लोग हैं, 6 लोग। अंडरस्टैंडिंग देखिए, 6 लोग थर्ड राइट की बात कर रहे हैं। इट मींस कि R और T जो है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। ये बात अभी क्लियर है। तो यहां पे क्या कह रहा है, R is third to the right of T and is not immediate neighbor of U। अब यहां पे देखो and लगा हुआ है। and किसके बारे में कह रहा है, R के बारे में। R के बारे में कह रहे हैं, R U का पड़ोसी नहीं है
और आर और टी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत जगह ये खाली है आर और टी की। अब यहां पे हम रख तो सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है कि आर को क्या बोला गया कि हु एंड इज नॉट इमीडिएट। देखिए आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, मतलब आर यू का पड़ोसी नहीं, तो आर को यहां नहीं रखेंगे, आर को इस जगह पे रखेंगे, और उसके ऑपोजिट में हम किसको लेके आएंगे, टी को लेके आएंगे, टी को यहां पे रखते हैं। करेक्ट है। अब एक ही बंदा बचता है, जो व्यक्ति बच रहा है उसको हम लोग यहां पे रख देंगे, तो हमारा क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है, क्यू को हमने इस जगह पे रख दिया। ठीक है, ये सेटिंग आपकी आउटर के हिसाब से हमने बताई। अब चलिए जरा इसी का हम लोग सर्कल में सेंटर दिया, आउटर है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सेंटर के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, अब मैं एक जो मेन पॉइंट यहां पे बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। क्या लिखा हो, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ S, S को पहले बना लिया, इसके राइट में सेकंड प्लेस फर्स्ट सेकंड, यहां पे कौन आ गया, P आ गया। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, मतलब किसके बारे में कह रहे हैं, S के बारे में। S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, मतलब S और U क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, R और T एक दूसरे के विपरीत हैं, और R जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, U का पड़ोसी नहीं है। यहां पे T आ जाएगा और इस जगह पे R आ जाएगा। R और T ऑपोजिट हो गए और यहां पे T आ गया, क्योंकि वो R जो है U के बगल में नहीं होगा, और एक बचता है Q, Q को हमने यहां बना दिया। अब बात आती है कि ये हमने सेंटर बनाया, ये हमने आउटर बनाया उसी क्वेश्चन का। अब क्या आंसर आपको सेम मिलेंगे, जैसे देखो मैं पूछता हूं हु इज थर्ड टू द राइट, सेकंड टू द राइट ऑफ S, S यहां पर है, इसमें देखो बाहर देख रहे हैं, इसका राइट मतलब इस तरफ जाएगा फर्स्ट, और ये कौन सा हुआ, सेकंड, मतलब कौन आ गया, P आ गया। ठीक, S के राइट में सेकंड, यहां पे देखो फर्स्ट सेकंड, कौन आ गया, P आ गया। एक और देख लेते हैं, Q के लेफ्ट में फोर्थ कौन होगा, तो Q यहां पे इसके लेफ्ट में फोर्थ, 1 2 3, और ये कौन हुआ, फोर्थ, ये कौन सा हुआ, फोर्थ हुआ, मतलब R बन रहा है Q के लेफ्ट में फोर्थ। अब यहां पे देखो Q के लेफ्ट में फोर्थ, Q यहां पे है, इसके लेफ्ट में फोर्थ, 1 2, और ये हुआ 3, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। फिर से क्या मिल रहा है, R मिल रहा है। मुद्दे की बात यह है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कंप्लीट आउटर दिया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उसे कंप्लीट सेंटर के हिसाब से बनाएंगे तो आपके आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बताइए कि जो है अगर हम R से क्लॉकवाइज ट्राई करें, मतलब अगर आप R से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यहां से स्टार्ट करके, तो कौन सा रिपीट होगा, कौन मतलब कितने ऐसे होंगे जिनका स्थान चेंज नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अगर क्लॉकवाइज बोला गया और आप देखो इसको आउटर बोला गया, आप सेंटर बना लिए, क्योंकि सेंटर बनाना इज मोर इजियर देन आउटर। तो अगर आपने उसको सेंटर बना लिया है तो जहां पे क्लॉक लिखा होगा उस क्वेश्चन में उसको एंटी क्लॉक वाइज काउंट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। बस इतना ही फर्क आता है। जैसे R से क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेकंड कौन सा है, तो R से क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेकंड फर्स्ट, सेकंड कौन सा हुआ, U हुआ। यहां पे R से F, अब इसका मतलब अगर आपने आउटर को सेंटर बना लिया है ना, तो क्वेश्चन में आउटर अगर क्लॉक लिखा हुआ है तो एंटी क्लॉक देखेंगे, तो R से एंटी क्लॉकवाइज कौन सा, सेकंड, फर्स्ट सेकंड, कौन सा आ गया, U आ गया। तो उल्टा करना पड़ेगा, बस यही एक क्वेश्चन जो कि रेयरेस्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस आपको इजीली हो जाएंगे। ये बात क्लियर है। अब हम लोग चलने वाले हैं उस क्वेश्चन पे जो आपको थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। ये पूरा क्वेश्चन आउटर का है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सेंटर बना लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे देखें लिखा हुआ Q P O N M L K and I are sitting around the circular table facing outside of the center। सेंटर के बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब एक तो तरीका है भाई, आप सेंटर के बाहर बना लो या फिर उसी का सेंटर के अंदर बना लो, कोई फर्क नहीं आने वाला, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। और अगर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, पहले सेंटर बना लो, उसी को उल्टा कर दो, आपको आउटर मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं कैसे। हमको कंप्लीट आउटर दिया गया, हम एक काम कर रहे हैं, कंप्लीट सेंटर बना ले रहे, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर ईच ऑफ देम। अच्छा, इसका हिंदी भी दिखा दे रहे हैं आपको, आप पॉज करके ताकि कर सके इसको। इसका हिंदी में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें कह रहे Q P O N M L K and I are sitting around the circular table facing outside the center। सेंटर के बाहर की तरफ,
पर हम क्या कर रहे हैं, सेंटर के अंदर बना रहे हैं। आगे देखो, ईच ऑफ देम हैज बोर्न इन डिफरेंट ईयर, सबका जन्म जो है वो अलग अलग वर्ष में हुआ है। 1981, 1982, 1983, 1984, 85, 86, 87, 88। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल, एज जब यहां पे बात आती है तो फर्क पड़ जाता है। देखो बर्थ ईयर, अब जैसे इसका बर्थ ईयर कम है, 1981 है, इसका मतलब इसकी एज क्या है, ज्यादा होगी। क्लियर ना, उसकी एज क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको यहां पे लिख लेंगे 81 ग्रेटर 82, 83, 84, 85, 86, 87 और यहां पे 88। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं। $87, $88 लिख लिया, और इसको एज वाइज हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। समझना बात को, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि 81 की एज ज्यादा होगी, जिसका बर्थ ईयर 81 होगा, 82 का उससे कम होगा, इस हिसाब से चलेगा। आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने आपसे कहा कि सभी को सेंटर के हिसाब से हम लोग ड्रॉ करेंगे, भले ही आउटर लिखा हुआ है। अब देखो बिल्कुल सही हमारा आंसर बनेगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, QPONML, ये सारे हैं, अलग अलग बर्थ ईयर है उनका, जरूरी नहीं इसी क्रम में। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, N इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P। तो भाई हम क्या करेंगे, P बना लिया हमने, और अब चूंकि सर्कल बनाया, सेंटर बनाया, तो इजी हो जाता है। N इज सेकेंड राइट ऑफ P, फर्स्ट सेकेंड यहां पे कौन आ गया, N आ गया। समझना, फिर आगे कह रहे O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अब देखो O Q दो लिखा गया, दोनों का लिंक कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा ड्रॉ कौन सा हुआ है, N और P ड्रॉ हुआ है। आगे पढ़ते हैं, क्या पता लिंक मिल जाए। ओनली वन born in 1986 is sitting exactly between Q and P। अब देखो ध्यान से, Q आ गया और P आ गया, तो P यहां पर और Q और P के बीच में केवल एक व्यक्ति है जो 1986 वाला है। ओनली द वन born in 1986 is sitting exactly between Q and P। Q और P के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, इसका मतलब, और वो किस ईयर में born है, 1986 में। तो अब देखो P यहां पे एक के गैप Q यहां रख नहीं सकते, एक के गैप पे Q यहां पे रखेंगे, करेक्ट है। अब Q को हमने यहां पे रखा, इसका मतलब 86 यहां पर आएगा, करेक्ट। 1986 हमारा यहां पर आएगा, इनके बीच में। आगे बढ़ते, अब उसके पहले एक स्टेटमेंट था जो Q से रिलेटेड था। देखो यहां पे क्या लिखा हो, O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अब Q के राइट में थर्ड पोजीशन पर 1 2 3 यहां पे कौन बैठा हुआ है, O बैठा हुआ। O को हमने यहां बना दिया, ओके। तो O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Q, हमारा ये भी ड्रॉ हो गया। आगे चलते हैं, M हु इज एल्डेस्ट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड N। M जो कि क्या है, एल्डेस्ट है, ठीक है। अब एल्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा उम्र वाला कौन हो गया, M। तो कह रहे M who is eldest is not immediate neighbor of Q and N। अब M eldest है, इसका मतलब M का बर्थ ईयर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये बात मानते हो, 81 में जन्म लिया तो उसका सबसे ज्यादा एज होगा बाकी सबके कंपैरिजन में। और इसमें कह रहे M whose eldest is not immediate neighbor of Q and N, तो यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा भाई, किसका किसका पड़ोसी नहीं होगा, Q और N का पड़ोसी M नहीं होगा। ये देखो यहां पर, इस जगह पर Q के बगल में, यहां पर ये दोनों प्लेस कैंसिल हुआ और N का दोनों प्लेस बगल का कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, M के लिए सिर्फ ये एक स्थान बचता है, करेक्ट। अब M ये स्थान बनता है और इसका बर्थ ईयर कौन सा हो गया, 81 हो गया, हमने यहां पे लिख लिया। आगे देखो, I इज ओल्डर देन ओनली N। I केवल किससे बड़ा है, N से, तो I इज ओल्डर देन ओनली N, इसका मतलब N जो है वो सबसे छोटा है, तो N का बर्थ ईयर क्या हो जाएगा, 1988, और I केवल N से बड़ा है, तो इसका मतलब I यहां पर हो जाएगा 87, उसका बर्थ ईयर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, I इज ओल्डर देन ओनली N, और फिर कह रहे I इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K। अब देखो यहां पे K कहीं बना हुआ है,
नहीं बना हुआ है। लेकिन देखो I इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, इसका मतलब I और K के बीच में गैप कितने का होगा? एक का गैप होगा, और एक के गैप पे दो जगह मिल रही है, एक तो यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक, यही दो जगह आपको मिल रही है एक के गैप पे। अब जरा देखते हैं क्या आगे कह रहे, K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M, K जो है वो M का पड़ोसी नहीं है। तो I और K को अगर यहां पे हमने रखने की कोशिश करी एक के गैप पे, तो समझना बात को कि I और K में से K कंफर्म है, चाहे यहां K रहे चाहे यहां K रहे, वो आप किसके पड़ोस में आ जाएगा? M के पड़ोस में, जबकि मना किया गया है। और यहां पे अगर हम यहां से लेकर यहां पे ड्रॉ करते हैं जहां पे 86 है, तो इजिली बन जाएगा, K को हम यहां पे रख दें और I को इस जगह पे रखें। अब जरा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। I is older than only N. I is sitting second to the left of K. तो K के लेफ्ट में, K सेंटर फेसिंग हमने बनाया ना, K के लेफ्ट में सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर कौन आ गया? I बन गया। देखिए ध्यान से, हम लोग आउटर फेसिंग के क्वेश्चन को कंप्लीटली सेंटर फेसिंग बना रहे हैं और अभी आपको दिखाते भी है कैसे बनता है, ठीक है ना। तो यहां पे कौन आ गया? I बन गया। I को हमने यहां पे रख दिया, K को इस जगह पे रख दिया, K का पता चल गया कितना है? 86, K को हमने यहां पे अरेंज कर दिया। और अब I और K और Q इन सब का हम लोग पता लगाते हैं। आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। Q इज यंगर देन O एंड L। Q जो है वो किससे यंगर है? O और L से। Q इज यंगर देन, मतलब Q एकदम आखिरी में आना चाहिए। Q O और L से छोटा है। और आगे कह रहा है P वॉज बॉर्न बिफोर L, P जो है वो L से पहले। तो Q को अगर हम लोग यहां पे रखें तभी बात बनेगी। एंड फिर क्या कह रहे हैं? P वॉज, अब देखो Q को यहां पे रखेंगे, क्यों हम Q को यहां नहीं रख सकते? क्योंकि अगर Q को आप यहां पे रख देते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है Q इज यंगर देन O एंड L। Q O और L से जो है वो यंगर है, तो छोटा है, तो Q को अगर हम यहां रख देंगे तो O L यहां पे तो आ जाएगा, बिल्कुल सही है, छोटा हो जाएगा। लेकिन एक बात समझो, P वॉज बॉर्न बिफोर L, तब उस कंडीशन में अगर आप O और L को यहां पे रखते हैं 82 और 83 पे, तो आप सोचो P को पहले कहां ले जा पाओगे? कोई जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब कंफर्म Q यहां पे आएगा, और P और L के लिए ये दो जगह मिलती है, P L इस जगह पे दोनों पे आएगा। और अब देखो सॉरी, O और L, O L इसी दोनों जगह पे आएगा। और फिर लिखा P वॉज बॉर्न बिफोर L बट ही इज नॉट सेकेंड ओल्डेस्ट, लेकिन वो सेकेंड ओल्डेस्ट नहीं है। तो अब सोचो, इसका मतलब यहां पे हम P को नहीं रख सकते, तो P को हम यहां पे रख सकते हैं। बात समझ में आई? P को अगर यहां पे रख दे, और ऐसा क्यों हमने किया? P को यहां पे रखा क्योंकि लिखा हो P वॉज बॉर्न बिफोर L, P L से पहले जन्म लेता है। तो P को अगर यहां रखेंगे तो L को हमें यहां पे रखना पड़ेगा, तो इस जगह पे हम L को रख देंगे। और L को जैसे ही यहां पे रखा तो हमें यह समझ में आ गया P वॉज बॉर्न बिफोर L बट ही इज नॉट सेकेंड ओल्डेस्ट। और कह रहा था Q इज यंगर देन O L L, O एंड L। अब Q जो है O और L से यंगर है, तो O को हम यहां रख दें तो भी जो है वो क्या बनेगा? Q O और L से यंगर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब आगे देखो, आगे जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ही बंदा यहां पे हमें रखना है। I हो गया। अब देखो जितने भी व्यक्ति थे, Q हमारा कंप्लीट हो गया है, Q का एज हम लोग निकाल सकते हैं 82, यहां पे हम चाहें तो लिख लें। K का 86 हो गया, P का देखिए P का 83 आएगा, इस तरीके से हमने बना लिया। और फिर देखिए K का ऑलरेडी जो है वो डिसाइड हो चुका है, I का डिसाइड हुआ है कितना? 87। M का भी डिसाइड हो चुका है, N का डिसाइड हुआ है, N का कितना है? 88। और यहां पे O का 82। ठीक, तो P जो है वो P का देख लेते हैं 83, N O K Q I M सारे के सारे बन गए। ठीक, अब देखो जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं सबका हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, और अब हमने क्या करना है कि इसी का दूसरा फेस बनाएंगे, मतलब जो अभी हमने यहां पे बनाया है इसी का उल्टा बना दीजिए तो आपका आउटर फेसिंग बन जाएगा। मतलब इस जो इमेज बनी है ना, इसका मिरर इमेज कर दीजिए तो वो आपका आउटर फेसिंग बन जाएगा। क्लियर? इसी का मिरर इमेज कर दें, और हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, ऐसे देखो। और इस जगह पे हम इसका मिरर इमेज बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जैसे यहां से N, यहां P से स्टार्ट करते हैं, इस जगह पे हमने क्या रखा? P रखा। और P से अब यहां पे देखिए तो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाए तो इधर क्लॉकवाइज रखना, P O, उसके बाद हम लोग रखेंगे N ब्लैंक M I Q और K। अब ये जो आपका बना है ना,
ये उसी का आउटर फेसिंग बन गया। सिंपल सा तरीका, ठीक है, उसी का आउटर फेसिंग हमारा बन गया। बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, सेंटर फेसिंग बना दीजिए और उसी को रिवर्स कर दीजिए, आपका आउटर फेसिंग बन जाएगा। क्लियर है? ओके। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आउटर फेसिंग कंप्लीट दिया गया हो तो उसको सेंटर बनाना ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो आपके हैंड अकॉर्डिंग चलता है। जब चीजें आपके हैंड अकॉर्डिंग चलती हैं तो उसको बनाना इसलिए इजी एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि अब राइट भी जाना इजी दिख रहा है, लेफ्ट भी जाना जो है वो आपको इजी दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में जब आपका राइट और लेफ्ट एक तरफ मतलब इजी दिख रहा है, जाना चलना इजी दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है कि भाई इसको बना लीजिए, चाहे तो इसको पलट लीजिए। अब अगर आप नहीं पलटना चाहते तो एज इट इज इसको रख लीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अब जैसे यहां पे पूछा गया, मान लो पूछा गया है हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन, तो एन के राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड कौन सा हो गया? एम। और अब अगर यहां पे देखें तो एन कहां पे रखा है? ये रखा है, तो इसके राइट में सेकंड, तो ये बाहर की तरफ देख रहा है, इसका राइट सेकंड फर्स्ट, और सेकंड कौन सा आ रहा है? एम आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही मिल रहा है। ये आउटर फेसिंग में हमने रख लिया उसी को। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अब तक समझ में आ गई होगी कि हमने करना क्या है, कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से आप खुद से भी ट्राई करना, आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन। एक चीज देखना, सिटिंग अरेंजमेंट जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? लिंक करते हैं स्टेटमेंट्स को, एक स्टेटमेंट को दूसरे से लिंक करते हुए, या अगर नहीं मिल रहा है 2-3 स्टेटमेंट बाद कोई लिंक वाला स्टेटमेंट मिल रहा है, तो वहां पे पहुंचिए, उसको लिंक करके आगे बढ़िए, तभी आप प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।